हेलो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमने कुछ जो क्वेश्चंस बचे थे इस पर्टिकुलर चैप्टर के 9 चैप्टर के रे ऑप्टिक्स के 1 to 15 हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है जी। सो बेसिक तो कंसेप्ट यही है कि जो आपने लॉज पढ़े हैं, मतलब बोल सकते हो कि रे ऑप्टिक्स की जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चंस थोड़े से ऐसे हैं जो आपके डायरेक्टली जिनमें मतलब कुछ एक में फॉर्मूला यूज नहीं भी होता है। ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है ये आपके कंसेप्ट्स को और ज्यादा मतलब बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ के मतलब अपने आप ट्राई करना। ठीक है। उससे क्या होगा, आपका रे ऑप्टिक्स पे जो पकड़ है वो थोड़ी सी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9.16। स्मॉल पिन fixed on a table top is viewed from above from a distance of 50 centimeter. By what distance would the pin appear to be raised if it is viewed from the same point through a 50 centimeter thick glass slab held parallel to the table? ठीक है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया है आपको, वो दिया है 1.5. Does the answer depend on the location of the slab? सबसे पहली बात कि जो स्लैब है उसकी लोकेशन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसकी लोकेशन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेसिकली आपका रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया है कि सरफेस है, यहां पे कोई पिन रखी है और अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर से इसको देखा जा रहा है। कहां से देखा जा रहा है? 50 सेंटीमीटर से इसको देखा जा रहा है। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग में बोल सकते हो कि अब क्या हुआ, इसमें 15 सेंटीमीटर थिक, कितनी 15 सेंटीमीटर थिक क्या रख दी इसके ऊपर रख दी आपने स्लैब। उसकी कितनी हाइट है, जो ठीक है वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो बोलने का मतलब है इस सरफेस से इस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे पिन रखी है, इन दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। ठीक है कि मेरी बात समझ में आई? अब पूछा है तो बोलने का मतलब कि रियल डेप्थ आपको पहले से ही दी है। अगर रियल डेप्थ की बात करें तो रियल डेप्थ तो आपको पहले से दी है, जो स्लैब के नीचे है, जो आपका पानी के अंदर होता था। ठीक है। वो है आपकी 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या होगा, जब रियल डेप्थ 15 सेंटीमीटर है तो अपेरेंट डेप्थ कितनी होगी? अपेरेंट डेप्थ होगी रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रियल डेप्थ इज 15 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, सो अपेरेंट डेप्थ विल बी 10 सेंटीमीटर। अपेरेंट डेप्थ विल बी 10 सेंटीमीटर। बोलने का मतलब है ये जो अपेरेंट डेप्थ है ये पॉइंट कहां पे आएगी? यहां से उसका डिस्टेंस आया 10 सेंटीमीटर। कितना अभी मतलब आपका डिस्टेंस आया 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो बोलने का मतलब है जो पिन पहले, जो स्मॉल पिन आपकी यहां पे दिखाई दे रही थी, यहां पे, अब कहां दिखाई देगी आपको? यहां पे दिखाई देगी। बात समझ में आई? पहले उसकी पोजीशन थी 1, लेकिन जब इस स्लैब को रखा तो 2 पे, तो वो कितना ऊपर उठ गई? स्टार्टिंग में थी वो 15 सेंटीमीटर, अब कितना ऊपर उठ गई? वो 5 सेंटीमीटर। सो आंसर कितना होगा इसका आपका? ठीक है। तो कितना ऊपर उठ गई? 5 सेंटीमीटर। कितना ऊपर उठ गई बेटा? 5 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आई? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से करोगे तो इजिली हो जाएगा। ठीक है जी। सेकेंड आता है आपका पर्टिकुलर फिगर। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ोगे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया है? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो फिगर शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लाइट पाइप मेड ऑफ अ ग्लास फाइबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68। ये वाला जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.68 और जो ये बाहर वाला है उसका है 1.44। तो दोनों में से बड़ा कौन है? 1.68। अगर मैं इस पॉइंट ए में देखूं, यहां पे कोई पॉइंट देखूं, ये वाला पॉइंट है ए, तो ए पॉइंट में क्या हो रहा है आपका? TIR। ए पॉइंट में क्या हो रहा है आपका? 8.8 TIR। ठीक है जी। मतलब ए पॉइंट पे जो आई डैश है वो आपका कितना है? अगर TIR का थोड़ा सा भी फॉर्मूला याद होगा तो बेसिकली ये आपका जो क्रिटिकल एंगल है उससे बड़ा है। ठीक है। तो मतलब अगर मैं यहां पे जो रे होगी, जो रिफ्रैक्शन होगा, वो तो ऐसे होगा, मतलब लाइट बाहर जा ही नहीं रही है। ठीक है। अगर इसको मैं सरफेस 1 मानूं और इसको 2 मानूं, और बाहर वाले को तो एयर मान ही सकते हैं। ठीक है। अगर मैं इस दोनों सरफेसेस में अगर मैं अभी मतलब स्नेल्स लॉ लगाऊं तो कैसे लगाऊंगा? स्नेल्स लॉ 1.68 इंटू साइन ऑफ आई डैश
इज इक्वल टू 1.44 साइन ऑफ 90, क्योंकि बाहर तो रे जा ही नहीं रही है, तो आई डैश क्या आपका अभी क्रिटिकल एंगल आई डैश से जितना एंगल बढ़ता जाएगा अब लाइट क्या होगी सीधा, तो आपको आई डैश मिनिमम निकालना है कि आई डैश मिनिमम से ज्यादा जो भी एंगल होगा उसमें क्या होगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो आई डैश की वैल्यू कितनी आएगी, साइन आई डैश इज इक्वल टू 1.44 डिवाइडेड बाय 1.68 एंड द वैल्यू ऑफ आई डैश विल बी साइन इनवर्स ऑफ 1.44 डिवाइड बाय 1.68। क्या मेरी बात समझ में आई? जब इसको सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आएगी, आई डैश की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली आएगी 59 डिग्री, आई डैश की वैल्यू आएगी 59 डिग्री। सिंपल सी बात जी, समझ में आ गया। अब आई डैश जितना ज्यादा होगा उतना ही आर कम होगा। अगर मैं यहां पे ये जो आर एंगल लिखा है, इस आर एंगल की वैल्यू निकालने जाऊं तो कितनी आएगी, 90 माइनस 59, यानी क्योंकि एक एंगल तो 90 डिग्री दे ही रखा है तो इसकी वैल्यू आएगी 31 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर आर 31 से ज्यादा हो जाता है, तो क्या आई डैश कम हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस आर भी तो आई डैश आएगा। तो ये जो आर है ये बेसिकली क्या है आपका आर मैक्स। जो ये वाला आर एंगल है ये हमेशा 31 से कम ही आना चाहिए। ये किससे कम आना चाहिए, 31 से कम आना चाहिए। कि मेरी बात समझ में आई? अब मैं ये वाला एयर वाला सरफेस जहां से लाइट एंटर कर रही है और दूसरे वाले में अगर मैं अभी मतलब स्नेल्स लॉ लगाऊं कि मेरे को आई की वैल्यू मिल जाएगी, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो मैं इस केस में अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, एयर के लिए 1 साइन ऑफ आई इज इक्वल टू 1.68 साइन ऑफ 31 डिग्री। तो यहां से अगर मैं आई की वैल्यू निकालूं, आई की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री। कितनी वैल्यू आएगी, 60 डिग्री। इसको सिर्फ सोल्व किया, पहले साइन 31 की वैल्यू लिख ली, फिर हमने आई की वैल्यू निकाली। जब आई की वैल्यू निकाली तो वो आई 60 डिग्री। अब सोच के देखो, अगर मैं आई की वैल्यू को 60 से ज्यादा करता हूं, थोड़ा सा भी बढ़ाता हूं, क्या आर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी? जो आर मैक्स की यहां पे बात हो रही है, तो आई डैश जो है वो आपका जो अभी आया वो 59 से कम आ जाएगा, तो मतलब क्रिटिकल एंगल से कम आ जाएगा। तो आई की वैल्यू हमेशा 60 से बड़ी होनी चाहिए कि 60 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि आर हमें छोटा चाहिए। तो आई की वैल्यू हमेशा कैसे वेरी करेगी, आई की वैल्यू वेरी करेगी आपका 0 और 60 डिग्री के बीच में। क्या पहला ये वाला रिलेशन समझ में आया? आई की वैल्यू 0 और 60 के बीच में होगी तो हमेशा आपका क्या होगा, वहां पे जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्या मेरी बात समझ में आई? सेकंड केस दिया है कि व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप। अगर आउटर कवरिंग नहीं है, सेकंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही होगा, लेकिन जब आउटर कवरिंग नहीं है तो 1.44 की जगह क्या होगा, अब ये कवरिंग है ही नहीं, तो अब वहां पे क्या है, वहां पे हवा है, वहां पे क्या है, एयर, तो वहां पे क्या होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहां भी 1। जब स्टार्टिंग में आई डैश निकाला तो 1.44 की जगह क्या लिखोगे, 1, यहां पे क्या लिखोगे 1, तो यहां पे आई डैश की वैल्यू कुछ और आएगी, आई डैश की वैल्यू आएगी तो आर मैक्स की वैल्यू निकाल लोगे, आर मैक्स की वैल्यू निकाल लोगे तो आई की वैल्यू निकाल लोगे और हमेशा वही वैल्यू रहेगी। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, सेकंड पार्ट आप खुद से कर सकते हो, आंसर सारे सेम मतलब थोड़े से डिफरेंट आएंगे, लेकिन करने का तरीका यही है, क्योंकि वहां पे अब आउटर लेयरिंग को हटा दिया गया है, क्या मेरी बात समझ में आई? आगे चले, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 19। द इमेज ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ अ रूम इज टू बी ऑब्टेन्ड ऑन द अपोजिट वॉल पे करनी है जो 3 मीटर अवे, बाय मींस ऑफ द लार्ज कन्वेक्स लेंस, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स में किया, लेकिन बेसिक फंड है कि जब आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है तो आपको क्या आना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। जब आपने मैथमेटिकल टूल्स किए होंगे या फिर अभी मतलब क्लास जो +1 में आपने मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन और आपका जो डिवीजन है उसका डिफरेंशिएशन अभी सीखा होगा, वही यहाँ पे यूज होगा, वहां से हम एक्स वैल्यू निकालने में हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन क्या दिया है, बेसिकली कोई लेंस है और 2 वॉल्स के बीच की दूरी कितनी दी है, 2 वॉल्स के बीच की दूरी दी है आपका, यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा, यहां पे इमेज है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 3 मीटर।
3 मीटर। अगर इसको मैं ऑब्जेक्ट को इस ऑप्टिकल सेंटर से x मानता हूं तो इसको कितना मानना पड़ेगा मुझे, 3 माइनस एक्स मानना पड़ेगा। कितना मानना पड़ेगा, 3 माइनस एक्स मानना पड़ेगा v। तो मैं जो फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला है उसको यहां पे लिखूंगा तो क्या आएगा, 1/f लेंस के केस में क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है जी, तो 1/f इज इक्वल टू 1/3 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, अगर साइन कन्वेंशन लगा दूं तो प्लस 1/x। ठीक है जी। अब जब मैं इसको पूरे को अभी डिफरेंशिएट करता हूं, इस पूरे को डिफरेंशिएट करता हूं x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो हो जाएगा 0, ये तो हो जाएगा 0। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो हो गया 0। यहां पे क्या होता था, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो वैल्यू आएगी -1/3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और माइनस एक्स का जो होता था आपका चेन रूल उससे, और -1/x², ये वैल्यू आएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं सिंपल 1/3 माइनस x² इज इक्वल टू 1/x²। ठीक है, इसको अगर मैं सिंपल दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं तो x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स एंड x इज इक्वल टू 3/2। ये आई x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को मैं 1/f वाले फॉर्मूले में लिखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, अगर इसको मैं 1/x को यहां लिखूंगा तो कितनी आएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/3 माइनस 3/2 प्लस 1/3/2, ये आएगा। सिंपल सोल्व करूंगा, 1/f इज इक्वल टू 6 माइनस 3 एलसीएम 2, तो 2 ऊपर चला गया, प्लस 2/3। तो 1/f इज इक्वल टू 2/3 प्लस 2/3, दोनों का एलसीएम आंसर आएगा 1/f इज इक्वल टू 4/3 एंड f इज इक्वल टू 3/4 मीटर। 3/4 मीटर। क्या बात समझ में आई? सिंपल मैक्सिमा मिनिमा वाला कंसेप्ट हमने उठाया है। मैक्सिमा मिनिमा वाला जो कंसेप्ट है वो हमने यहाँ पे यूज किया है। क्या मेरी बात समझ में आई थोड़ी सी कि नहीं? ठीक है, ये हो गया हमारा 9.18। 9.18 के आगे चलते हैं हम 9.19। A screen is placed 90 centimeter from an object. The image of the object on the screen is formed by a convex lens at two different locations. सेपरेशन बाय 20 सेंटीमीटर। आपको यहां भी फाइंड करनी है फोकल लेंथ। यहां पे क्या बोला है, फर्स्ट केस अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया, हमने ये बोला कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या है कि ऑब्जेक्ट अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो 90 सेंटीमीटर आपकी स्क्रीन है, मतलब यहां पे इमेज बनेगी। दोनों के बीच में गैप कितना, 90। अगर मैं ऊपर वाले की तरह यहाँ पे x लूं, यहाँ पे कितना आएगा 90 माइनस एक्स। अब इन्होंने बोला दूसरा केस, अब क्या करूं मैं, जो लेंस है उसको मैं 20 सेंटीमीटर मूव करता हूं। 20 सेंटीमीटर मूव करता हूं तो क्या होगा आपका, फिर से उसी स्क्रीन पे इमेज बनती है। अगर मैं 20 सेंटीमीटर करूंगा आपको, तो 20 सेंटीमीटर पहले तो मेरे दिमाग में आना चाहिए, मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊं कि राइट हैंड साइड। आपको कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी पता होगी। अगर ऑब्जेक्ट पास आएगा, हो सकता है ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से आगे आ जाए तो आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। तो मेरा क्या टास्क है, यहाँ पे मेरे को लेंस को राइट हैंड साइड पे ही लेके जाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं लेके जाना है। ठीक है, सेकेंड पोजिशन में क्या हुआ, अगर मैं लेंस यहां आ गया, सेकंड पोजीशन में लेंस यहां आ गया, तो सेकंड वाली पोजीशन के लिए अब बताओ क्या होगा, 20 सेंटीमीटर मैंने मतलब बढ़ा दिया, तो सेकंड पोजीशन के लिए u हो गया, ये हो जाएगा x प्लस 20, और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 70 माइनस एक्स। क्या बात समझ में आई? बस यहां पे सिंपल सोल्व करना है। दो इक्वेशंस है। पहली इक्वेशन है 1/f इज इक्वल टू 1/90 माइनस एक्स, अगर साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1/x, ये हो गया। दूसरी इक्वेशन में मैं जाऊंगा, दूसरी इक्वेशन लिखूंगा 1/f 1/70 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1/x प्लस 20। ये आपकी वैल्यू, यहां पे क्या करना है आपको, अगर इन दोनों के इक्वेशंस को सोल्व करोगे क्या x की वैल्यू निकाल लोगे। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे कि x की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। एलसीएम लेना आना चाहिए और सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है। तो इस इक्वेशन में देखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों को सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 140/4। x की वैल्यू आएगी
140/4। और जब उस x की वैल्यू को यहां पुट करोगे, उस x की वैल्यू को यहां पुट करोगे पर्टिकुलर इक्वेशन में सोल्व करोगे तो f की वैल्यू आएगी 21.39। कितनी वैल्यू आएगी? 21.39। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी? 35 आएगी। ठीक है, उस x को यहां पुट करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? सिंपल कैलकुलेशन है, एलसीएम लेना आना चाहिए। पहले वाले का एलसीएम आएगा 90 - x × x, फिर सिंपल मल्टीप्लीकेशन एडिशन करोगे, मैक्सिमम चीजें कट जाएंगी, मैक्सिमम चीजें आपस में कट जाएंगी। ठीक है, लेकिन आई होप आप इस सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मैथ्स है, आप इसको खुद से सोल्व करने का ट्राई करोगे। लेकिन कंसेप्ट क्या है कि आप लेंस को मूव कर रहे हो, लेंस को आप 20 सेंटीमीटर मूव कर रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आई है यहां तक? ठीक है जी। 9.90 के बाद आता है आपका 9.20। द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इज दिस। अगर क्वेश्चन नंबर 9.10 में देखोगे तो वहां पे एक क्या था? कॉन्वेक्स लेंस था और एक था आपका कॉनकेव लेंस। लेकिन वहां पे क्या था? आपसे इफेक्टिव फोकल लेंथ पूछी थी। लेकिन जब आप पावर ऑफ अ लेंस या फिर इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालते हो तो लेंसेज को पहले तो मानते हो थिन, और दूसरा मानते हो कि दोनों का ऑप्टिकल सेंटर आपस में एक दूसरे के ऊपर बोल सकते हो कि एक ही ऑप्टिकल सेंटर है उनका। तभी आपने 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 किया था और पावर इज इक्वल टू p1 प्लस p2 किया था। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे सबसे पहला तो केस है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 8 सेंटीमीटर का। कितना गैप है? 8 सेंटीमीटर का। बोलने का मतलब है, इन्होंने ये बोला कि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है जी, और दूसरा है आपका कॉनकेव। ये दूसरा है आपका कॉनकेव। ठीक है, ये वाला कैसा है आपका? ये लेंस है कॉनकेव लेंस। के बाद समझ में आई? ठीक है, अब इसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर और इसकी है आई थिंक 20 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में गैप है 8 सेंटीमीटर। अब अगर क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि अब पहला केस कि अगर लाइट यहां से आ रही है, फर्स्ट केस, तो इमेज कैसी बनेगी, और दूसरा केस अगर लाइट यहां से आ रही है तो इमेज कैसी बनेगी। क्या दोनों सेम बनेगी, दोनों डिफरेंट बनेगी, क्या होने वाला है? ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम? फर्स्ट केस करते हैं सोल्व, फिर सेकंड, फिर देखते हैं कि दोनों सेम आती हैं कि नहीं आती हैं। ठीक है, बात समझ में आई? फर्स्ट केस में आप देखोगे, फर्स्ट केस में अगर मैं लिखना चाहूं u को इन्फिनिटी मान लेता हूं, u को इन्फिनिटी मानता हूं, तो क्या लिखूंगा इक्वेशन? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/u। ये होता है लेंस फॉर्मूला, माइनस 1/u। ठीक है, u की जगह क्या है? इन्फिनिटी। सो v की वैल्यू 1/30 इज इक्वल टू 1/v। सो v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये किसकी बात हुई? ये पहले कॉन्वेक्स लेंस की। मतलब कॉन्वेक्स लेंस इमेज कहां बनाएगा? v30, तो वो 30 सेंटीमीटर दूर बनाएगा। कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। और वो दूसरे के लिए क्या होगा? वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस, और हमें ये भी पता है, साइन कन्वेंशन ने ये भी सिखाया था कि जो भी सारे अभी डिस्टेंसेज है वो हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। ठीक है, अगर मैं इस कॉनकेव लेंस की बात करूं, अगर मैं इस कॉनकेव लेंस की बात करूं तो इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखूंगा? इसके लिए सबसे पहली बात तो u क्या बनेगा? इस पर्टिकुलर पॉइंट O1 से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी इमेज, तो कॉनकेव से कितनी बनेगी? 22। कॉनकेव से कितनी बनेगी? 22। तो इसकी मैं इक्वेशन लिखूंगा 1/f, इस अभी कॉनकेव के लिए 1/v माइनस 1/u। अब u क्या है? यहां पे इसके लिए कितनी दूर आएगा? 22 सेंटीमीटर। कितनी दूर आएगा? 22 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आई है? अगर यहां से ये 22 सेंटीमीटर दूर आएगा बेटा, है ना, तो सिंपल सी बात है, u पॉजिटिव नेगेटिव, साइन कन्वेंशन याद करोगे तो लाइट की डायरेक्शन में जो अभी डिस्टेंस होता है उसको क्या मानते हैं? पॉजिटिव। तो यहां पे माइनस u नहीं होगा। सो 1/f की वैल्यू क्या होगी? 1/f की जगह लिख सकता हूं मैं। और कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ माइनस होती है, सो माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/v आपको निकालना है 22। क्या बात समझ में आई? बस सिंपल है, 1/v इज माइनस 1/20 प्लस 1/22
अगर इसका एलसीएम लेने की बात आएगी तो एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम आएगा इसका एलसीएम आएगा इसका 220 है ना, एलसीएम आएगा इसका 220, तो 20 इंटू 11 एंड प्लस 10, सो यू विल गेट वैल्यू ऑफ v विल बी माइनस 220 सेंटीमीटर। तो V22 सेंटीमीटर का मतलब है ये कॉनकेव के लिए, तो ये जो कॉनकेव का O2 पॉइंट है, इस कॉनकेव के O2 पॉइंट से 220 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगी। ठीक है, सो बहुत सारे क्वेश्चंस में, अब मैं फिर इसका अगर मैं सेकंड पॉइंट देखूं तो सेकंड पॉइंट क्या है, अब इन्होंने पूछा कि लाइट की डायरेक्शन अगर मैं ऑपोजिट जाऊं, मतलब लाइट कहां से जाना स्टार्ट हो, लाइट आपका कॉनकेव से एंटर करे और मतलब कॉन्वेक्स की तरफ जाए। ठीक है, तो जो सेकंड केस हमने ऊपर डिस्कस किया। ठीक है जी, सेकंड केस अगर आप देखोगे तो सेकंड केस में पहले कौन है, अब हमें u तो इंफिनिटी मानना है, तो 1/f, f कितना है, 1/-20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, u तो इंफिनिटी है तो ये तो हो गया 0। v की वैल्यू कितनी आई, v की वैल्यू आई -20, v की वैल्यू कितनी आई -20। ठीक है, मतलब जो इमेज है वो इस पर्टिकुलर कॉनकेव से -20 सेंटीमीटर पीछे बन जाएगी, मतलब पहले बन जाएगी। बात समझ में आई, जब ये -20 बन जाएगी तो ये कॉनकेव से कितना दूर है, क्योंकि कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बीच का जो गैप है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये कितनी बन जाएगी। अगर अब हम क्या करते हैं, अब जो डिस्कशन होगा वो कौन से लेंस के लिए होगा, कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, सो फॉर कॉन्वेक्स क्या करना है हमको, फॉर कॉन्वेक्स v कितना, अब u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा -28 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा -28 सेंटीमीटर। f कितना है 30, तो हमको निकालना है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो u की 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/28। क्या बात समझ में आ गई। अब सिंपल आप यहां से 1/v और 1/f, f तो कितना है, f की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर, सो 1/v निकालना है 1/30 माइनस 1/28। बात समझ में आई। और इसको सोल्व करोगे तो सिंपल, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, v की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली -420 सेंटीमीटर। सिंपल सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा -420 सेंटीमीटर। बोलने का मतलब है कि जो इमेज बनेगी वो कॉन्वेक्स से कितना दूर बनेगी। अब कहां से कितना दूर बनेगी, कॉन्वेक्स से। तो अगर हम दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, सेंटर पॉइंट से बात करते हैं, तो ये तो सेंटर से बनेगी ये वाली। अगर सेंटर से बात करते हैं 8 का हाफ कितना हो गया 4, तो ये तो बनेगी अप्रोक्सीमेटली -216 सेंटीमीटर। और ये भी अगर हाफ से बात करते हैं तो कितनी बनेगी -416 सेंटीमीटर। तो बोलने का मतलब है कि दोनों से इमेज सेम नहीं बनेगी, पहली चीज ये। सेकंड चीज ये कि यहां पे जो हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया था 1/fe इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, वो भी यहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का ऑप्टिकल सेंटर सुपरिम्पोज नहीं कर रहा है। वहां पे हमने एज्यूम किया था कि दोनों का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो एज्यूम आपस में सुपरिम्पोज कर रहा है। क्या बात समझ में आई। तो ये सिंपल सा। सेकंड अगर इसका पार्ट देखोगे, सेकंड पार्ट देखोगे तो सिंपल कैलकुलेशन है। यहां पे ये बोला है कि कॉन्वेक्स की डायरेक्शन से लाइट एंटर कर रही है। कहां से एंटर कर रही है, जो कॉन्वेक्स लेंस है वहां से लाइट एंटर कर रही है। बात समझ में आ गई। तो u तो पहले ही दी है, u सेकंड वाले क्वेश्चन में दी है -40। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दी है 1.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है आपसे पूछा है कि फाइनल इमेज कहां बनेगी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिंपल अगर आप पहले वाले को देखोगे, पहले वाले में फॉर्मूला लगाना है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो यहां पे u क्या है -40, तो माइनस माइनस को हो जाएगा प्लस। क्या 1/v इज इक्वल टू 1/f, फिर से 1 माइनस u आएगा कि यहां पे u की जगह 40 पुट करोगे क्या v की वैल्यू आ जाएगी। और v की वैल्यू को जब सेम हमने पहला जो यहां पे डेरिवेशन किया, सेम जो अभी डेरिवेशन किया, मतलब जो क्वेश्चन सोल्व किए जहां पे हमने 216 निकाला, सेम ये आपका सेकंड वहां पे होगा। मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, क्या बात समझ में आई। ठीक है, सेकंड वाले में सिंपल कैलकुलेशन है, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, वहां पे फिर आपको 8 का गैप लेके देखना है और कहां पे इमेज बनेगी, कैसे बनेगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं अभी मतलब आपके लिए कर ही देता हूं इसको। ठीक है, अगर मैं इसके सेकंड पार्ट में जाऊं तो f तो कितना बोला कि
लाइट कहां से एंटर करे, अभी कॉन्वेक्स वाले केस में तो सिंपल रिलेशन लिखूं 1/30 1/v माइनस माइनस प्लस 1/40। क्या बात समझ में आ गई? अब सिंपल है 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/40। तो दो इसका एलसीएम कितना आएगा? 30 माइनस 40 एलसीएम की बात करते हैं तो 120। 1/v इज इक्वल टू आई थिंक 120 एलसीएम आएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 4 माइनस 3। सो v की वैल्यू आएगी 120 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आएगी? 120 सेंटीमीटर आएगी, है ना। v की वैल्यू कितनी आएगी? 120 अभी सेंटीमीटर आएगी। मतलब जो इमेज है वो कॉन्वेक्स लेंस से 120 सेंटीमीटर दूर बनेगी, ठीक है। और अगर इसकी मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं सिर्फ फर्स्ट वाले केस में, तो मैग्निफिकेशन कितनी आएगी? मैग्निफिकेशन होता है v/u, ठीक है। सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो मैग्निफिकेशन कितनी आएगी? मैग्निफिकेशन आएगी इसकी 120/40, तो मैग्निफिकेशन आई इसकी 3। तो ये तो कर लिया हमने कॉन्वेक्स वाला केस, ठीक है। बात समझ में आई। अब जो ये पहली वाली जो इमेज बनाई है वो दूसरे वाले के लिए क्या करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्या काम करेगी? दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अगर मैं कॉनकेव के लिए बात करूं, U फॉर कॉनकेव कितना बनेगा? सोच के देखो, ऑप्टिकल सेंटर से 120 है, बीच में 8 का गैप है, तो कितना बनेगा? 112 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आई है कि नहीं? है ना, 112 सेंटीमीटर बनेगा। यहां पे v निकालना है और f तो नेगेटिव होता ही है, तो -1/20 ये हो रही है। अब कॉनकेव की बात, -1/20 1/v। अब u यहां पे क्या है? पॉजिटिव की नेगेटिव? u लाइट की डायरेक्शन में लिया है, देखो, है ना। तो सिंपल ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो -1/1112 हमने डायरेक्ट ही कर दिया। इसको सोल्व करोगे तो v की वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करोगे सो v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? अगर इसको सोल्व करोगे v की बात करोगे तो v की वैल्यू आएगी यहाँ पे -2240/9। सिंपल कैलकुलेशन है, -2240/92 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है जी। फिर क्या करना हमारा काम है, इसकी मैग्निफिकेशन मैं निकालूंगा। अगर इसकी मैग्निफिकेशन मैं निकालता हूं, मैग्निफिकेशन सिर्फ इस लेंस की, तो v कितनी आई है? -2240 डिवाइड बाय 92, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इंटू 112, तो इसकी मैग्निफिकेशन आएगी 20/92, ठीक है। तो टोटल सिस्टम की मैग्निफिकेशन कितनी आएगी? टोटल mnet की बात करते हैं हम, mnet इज इक्वल टू 3 इंटू 20/92। तो इसकी मैग्निफिकेशन आएगी 1 से छोटी अप्रोक्सीमेटली 652। सो इमेज h, तो h हाइट ऑफ इमेज कितनी आएगी? कितनी थी इसकी हाइट कितनी थी? 1.5। सो 1.5 इंटू 0.652 विल बी 0.98 सेंटीमीटर। ये इमेज सिंपल हमने 2 बार फॉर्मूलों को यूज किया, सिंपल कैलकुलेशन पे फोकस किया और आपको अपने आंसर मिलने लगेंगे, ठीक है। बस यही रखना ध्यान कि साइन कन्वेंशन का यूज कैसे होने वाला है, साइन कन्वेंशन को कैसे अप्लाई करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, साइन कन्वेंशन को कैसे यूज करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, एट व्हाट एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री सो दैट इट जस्ट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अभी TIR का फॉर्मूला, लेट से ये एक प्रिज्म है, ठीक है जी, ये कोई एक प्रिज्म है। अब इस पर्टिकुलर प्रिज्म में क्या है, ये वाला एंगल है 60 डिग्री का, यहां से आ रही है रे ऑफ लाइट, ये इस फेस के लिए है नॉर्मल, ये इस फेस के लिए क्या है? नॉर्मल, और ये लाइट यहां पे जाके टकरा रही है और इस फेस के लिए नॉर्मल है, ये मान के चलो, ठीक है जी। बात समझ में आई। और ये वाला एंगल है I, ये वाला एंगल है R1, ये वाला एंगल है R2, ठीक है। अगर लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रही है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.524, मतलब यहां से बाहर नहीं जा रही है, यहां से बाहर नहीं जा रही है, तो क्या ये वाला इससे अंदर रहनी चाहिए? इससे अंदर लाइट रहनी
चाहिए। तो ये वाला क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इमर्जेंट। और एंगल ऑफ इमर्जेंट कितना होना चाहिए, एंगल ऑफ इमर्जेंट होना चाहिए यहाँ पे 90 डिग्री। यही इसका मतलब हुआ, ठीक है। 90 डिग्री होगा तभी तो क्या होगा आपका, लाइट बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। इसको मान लेता हूं मैं फेस 1, इसको मान लेता हूं मैं फेस 2। अब मैं करता हूं, ये मान लिया पॉइंट ए, और ये वाला मान लिया मैंने पॉइंट बी। मैं क्या करता हूं, पॉइंट ए पे लगाता हूं जो अभी मतलब स्नेल्स लॉ है, ठीक है। तो कैसे लगाऊंगा, लाइट जा रही है अभी प्रिज्म से बाहर, तो मैं अभी प्रिज्म के लिए लिखता हूं, देखना ध्यान से। अगर मैं प्रिज्म के लिए लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, R2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 मानते हैं और E कितना है 90, तो वहां पे कितना हो गया 1। सो साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1524। R2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1.524। तो R2 की वैल्यू मैं देखूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली, R2 की वैल्यू में देखूंगा तो अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, 41 डिग्री, 41 डिग्री, ठीक है। तो मतलब R2 जो है वो 41 से ज्यादा ही होना चाहिए, 41 से कम होगा तो TIR नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई, है ना, ठीक है। R2 की वैल्यू 41 आ गई तो हमें R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A भी होता है। तो R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू 60 माइनस 41 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कैसे लिखा, जब हम मतलब जब जो प्रिज्म है उसका जब सब कुछ डिराइव कर रहे थे तो 19 डिग्री R1 प्लस R2 कितना आता था A, तो यहां पे आया आपका 19 डिग्री। बस अब मैं क्या कहता हूं, फेस जो 1 है या पॉइंट बी पे लगाता हूं मैं अभी स्नेल्स लॉ। जब मैं पॉइंट बी पे अभी स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, I इंटू 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, सो 1 इंटू साइन ऑफ I फॉर फेस 1, 1 इंटू साइन ऑफ I इज इक्वल टू R1 और 1.52 साइन ऑफ 90 के यहां से I की वैल्यू आ जाएगी और I की वैल्यू यहां पे आएगी अप्रोक्सीमेटली 29.75 डिग्री, ठीक है। सो I की वैल्यू इतनी होगी तभी क्या होगा, आपका TIR स्टार्ट होगा, TIR स्टार्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है कि नहीं, ठीक है जी। ये निकालने का तरीका, TIR ध्यान रखना कैसे होता है, लाइट बाहर नहीं जानी चाहिए, लाइट बाहर नहीं जानी चाहिए। क्या आगे चले हम लोग, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू स्क्वायर ईच साइज ऑफ 1 mm स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो कार्ड रखा हुआ है उसकी एक पर्टिकुलर जो बोल सकते हो जो वो अभी स्क्वायर शेप का है तो उसकी लेंथ कितनी है 1 mm, ठीक है। एरिया कितना है 1 mm स्क्वायर, तो लेंथ भी 1 mm हुई और जो विड्थ है वो भी 1 mm हुई, ठीक है जी। इज बीइंग व्यूड एट अ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर हेल्ड क्लोज टू दी आई, ठीक है जी। अगर मैं सिंपल जाना चाहूं, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, ठीक है। पर अगर मैं V की बात करूं, V मतलब आपका अभी डिस्टेंस ऑफ इमेज की बात करता हूं, ठीक है। सिंपल लिखता हूं मैं 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, ठीक है जी। तो इतना तो समझ में आता है, जब फोकल लेंथ और सेम होगा तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। कहां पे बनेगी इमेज, इंफिनिटी पे बनेगी। तो मान के चलो कि आप इंफिनिटी पे बनेगी इमेज, लेकिन क्या हो जाएगा, एक दिक्कत आएगी वहां पे कि आपको सही से चीजें मतलब बोल सकते हो कि यहां पे बोलने का मतलब है कि V बहुत ही पास हो जाएगा, V बहुत ही पास हो जाएगा। V बहुत ही पास क्यों हो जाएगा, मतलब V बहुत ही दूर हो जाएगा, ठीक है जी। क्या मेरी बात समझ में आई। यहां पे इस जो भी कंफ्यूजन है इसको दूर करने के लिए क्या किया, फोकल लेंथ 10 ले ली। फोकल लेंथ क्या लिया, फोकल लेंथ को लिया 10, फोकल लेंथ को क्या लिया हमने 10 लिया। जो इमेज है वो आपका कहां पे बने, अब अच्छे से बन जाए इमेज, ठीक है जी। अब अगर फोकल लेंथ को हमने 10 लिया तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, हाउ मच इज एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन द वर्चुअल इमेज। अगर मैं f10 को लेता हूं तो v कहां पे आएगा, सो 1 बाय 10 इज इक्वल टू 1 बाय v हमें निकालना है। u कितना लिया है हमने 9, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाय 9, सो 1 बाय v इज इक्वल टू
1/10 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम कितना है इन दोनों का 90, तो यहां पे आएगा 9 माइनस 10। सो v की वैल्यू आई v इज इक्वल टू माइनस 90 mm मिलीमीटर। ठीक है जी। फोकल लेंथ कितनी ली हमने सेंटीमीटर, अच्छा सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है तो हमने क्या लिया, इसका भी आंसर आया सेंटीमीटर में। क्या आंसर आया इसका, सेंटीमीटर में। मेरी बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछा गया कि व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कौन सी मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। अगर फोकल लेंथ 9 लिया तो फिर आपको मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वहां पे v/u होता है, v की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, तो लीनियर मैग्निफिकेशन लेना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या किया हमने, f को 10 लिया। ठीक है जी। जब लीनियर मैग्निफिकेशन की बारी आई तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है v/u। सो 90 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 10। ये कैसी मैग्निफिकेशन है, ये वाली मैग्निफिकेशन है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो विड्थ भी कितनी दिखाई देगी, 1 mm का 10 1 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना बनेगा, एरिया बनेगा, या फिर बोल सकते हो इमेज, लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ विड्थ क्या होगी, लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1 इंटू 10, क्योंकि मैग्निफिकेशन 10 आई है तो 10 mm, और विड्थ भी होगी आपका 10 mm, और 10 mm का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। सो एरिया आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई। सेकंड है व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन के केस में क्या होता है, आपका एंगल पे बात करते हैं, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो वो क्या होगा आपका, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा आपका, d/u। क्या होगा, जब इमेज कहां पे बनेगी, d मतलब मिनिमम उस पे बने 25 सेंटीमीटर पे, तो बनेगा आपका d/u, और d की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू कितनी लिखी है 9, u की वैल्यू कितनी लिखी है 9। तो जो आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगा वो आएगा 2.8 के आसपास। कितना आएगा, 2.8 के आसपास। तो लीनियर मैग्निफिकेशन कितनी आई 10, और एंगुलर मैग्निफिकेशन कितनी आई 2.8। क्या दोनों सेम आई, दोनों सेम कभी भी नहीं आएंगी। दोनों सेम कब आएंगी, जब आपकी इमेज कहां पे बने, जब इमेज कहां पे बने, डी पे बने। जब v की वैल्यू 25 आए तभी आपका एंगुलर और जो लीनियर है वो दोनों सेम होंगी, तभी दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। क्या थर्ड पॉइंट का भी आंसर मिल गया है। आई होप आपको थर्ड पॉइंट का भी आंसर मिल गया होगा। क्या बात समझ में आ गई है यहां तक। आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे एक स्टेप आगे लेके गए। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द कार्ड शीट इन दिस पर्टिकुलर, जो लास्ट था, इन ऑर्डर टू व्यू द स्क्वायर डिस्टिंक्टली विद द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि जो मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। मैक्सिमम अगर आप पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर को देखोगे तो आपका v कहां पे होना चाहिए, इमेज कहां बननी चाहिए, d पे बननी चाहिए, है ना। सो व्हाट शुड बी द डिस्टेंस लेंस। तो अगर पहले केस में a में देखोगे तो v की वैल्यू कितनी होगी, v की वैल्यू होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जो किसके बराबर है, d के बराबर है। क्या u निकाल लेंगे हम यहां से, सिंपल रिलेशन 1/f। f की वैल्यू कितनी है, फोकल लेंथ कितनी दी है, यहां पे फोकल लेंथ दी है 10 मानी हमने, है ना। फोकल लेंथ कितनी लेके चले हम 10, इज इक्वल टू -1/25 -1/u, है ना जी। तो अगर मैं u यहां से निकाल लूं तो कितना आएगा, 1/u इज इक्वल टू -25 -1/10। एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम आएगा इसका 50, है ना। सो यहां पे आएगा -2 एंड -5। ठीक है जी। सो v की वैल्यू आएगी -50 डिवाइड बाय, सॉरी u की वैल्यू आएगी -50/7, और उसका आंसर आएगा आपका 7.14 -7.14। अब अगर मैं इस केस में मैग्निफिकेशन लिखता हूं, a वाले केस में जो b पार्ट भी है, अगर मैं इसी वाले केस में मैग्निफिकेशन लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, सिंपल लीनियर मैग्निफिकेशन में लिखूं तो v कहां पे बना है, d पे। सो v/u, v की वैल्यू कितनी है d, और u कितना है, u कितना है यहां पे, u कितना है यहां पे 7.14। ठीक है जी। तो d है आपका 25 और u है आपका 7.14, तो वैल्यू आई कितनी 3.5 के आसपास। ठीक है जी। सी पार्ट में एंगुलर या फिर मैग्नीफाइंग पावर में देखूंगा तो मैग्नीफाइंग पावर भी क्या होती है d/u, और d क्या 25, u 7.14, और इसकी भी आएगी
3.5। ये बेसिकली ये अंडरस्टैंड करवाने की यहाँ पे बात है कि अगर इमेज डी पे बन जाती है या फिर मिनिमम विजन पे बनती है तो मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन और जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो दोनों सेम आती हैं, वो दोनों सेम आती हैं जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट in exercise this and the magnifying glass if the virtual image of the square in the figure is to have an area of this। so area magnification कितना हुआ, मतलब एरियल मैग्निफिकेशन कितनी है, एरियल मैग्निफिकेशन है 6.25 है ना, क्योंकि एरियल मैग्निफिकेशन क्यों, क्योंकि इमेज का एरिया है 6.25 और ऑब्जेक्ट का कितना है 1 mm स्क्वायर। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन कितनी होगी, लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू अंडर रूट 6.25। कितनी वैल्यू आएगी उसकी 2.5। बात समझ में आ गई। जब इसकी वैल्यू 2.5 आएगी, 2.5 का मतलब होता क्या है, 2.5 का सिंपल सा मतलब होता है कि v बाय u इज इक्वल टू 2.5 एंड v इज इक्वल टू 2.5 u। क्या मेरी बात समझ में आ गई, सिंपल है। फोकल लेंथ हमें पहले से दी हुई है तो क्या मैं यहां पे u और v की वैल्यू निकाल सकता हूं। फोकल लेंथ कितनी दी है 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u। फोकल लेंथ कितनी दी है बेटा, फोकल लेंथ दी है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, फोकल लेंथ कितनी थी जहां तक मेरे को याद है, फोकल लेंथ कितनी दी है 10 मान के चल रहे थे हमें ना, फोकल लेंथ कितनी मान के चल रहे थे 10। 1 बाय 10 इज इक्वल टू 1 बाय 2.5 u माइनस 1 बाय यू, माइनस 1 बाय यू। क्या बात समझ में आई। इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 1 बाय 10 इज इक्वल टू 2.5 यू। कितना आएगा 2.5 यू और ऊपर लिखूंगा तो सिंपल 1 माइनस 2.5। सो यू की वैल्यू कितनी आएगी, यू की वैल्यू आएगी यू इज इक्वल टू माइनस 1.5 इंटू 10 15 डिवाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू माइनस कितनी आएगी इसकी वैल्यू, यू की वैल्यू माइनस 6 आएगी, माइनस 6 सेंटीमीटर आएगी यू की वैल्यू, माइनस 6 सेंटीमीटर आएगी, मतलब यू आ गया 6 सेंटीमीटर तो वी कितना आएगा, वी आएगा 2.5 इंटू यू, 2.5 इंटू 6 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का ही। चलो माइनस तो ये दिखा रहा है कि वो कहां को बन रही है, लेकिन v और d कितना होता है 25। तो इस केस में आपको इमेज सही से दिखाई नहीं देगी बिकॉज v इज लेस देन d, d इज द डिस्टेंस ऑफ मिनिमम विजन। सो इमेज कैन नॉट बी सीन क्लियरली। कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये एरिया का मैग्निफिकेशन दिया है, एरिया 6.25 का मैग्निफिकेशन है, तो लेंथ कितनी बड़ी होगी और विड्थ कितनी बड़ी होगी, कि उसका अंडर रूट करना पड़ेगा। एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सो ए इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया। ये तो सिंपल फॉर्मूला लगाया है, दोनों का रिलेशन लिखा, दोनों का मैग्निफिकेशन लिखा। बस अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि थोड़ी सी कंसेप्ट आपके अच्छे हैं कि नहीं, थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। क्या मेरी बात समझ में आई यहां तक कि नहीं, कि यहां तक समझ आया थोड़ा बहुत कि नहीं। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। ठीक है जी, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेसिकली है, ये आपके मतलब थ्योरी क्वेश्चन है, ये आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को और अच्छा करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, जो आपने थ्योरी में पढ़ा उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, ये उससे रिलेटेड है। So first question है, the angle subtended at the eye by an object is equal to the angle subtended at the eye by the virtual image produced by a magnifying glass. In what sense then a magnifying glass provide angular magnification? Angular magnification कैसे दिखाता है अगर दोनों ही एंगल सेम है। जब दोनों ही एंगल सेम होते हैं तो एंगल सेम है, लेकिन क्या आता है एच डैश, ये tan आई, v इज इक्वल टू tan थीटा नॉट h बाय u। तो क्या यहां से मैं h डैश निकाल सकता हूं, h डैश में निकाल सकते हैं। तो इस सेंस में आपको मैग्नीफाइंग पावर मिलती है। वो एंगल तो सेम बनता है, एंगल तो सेम बनता है, लेकिन वो बड़ा होकर अभी दिख रहा होता है आपको h डैश। ठीक है, क्योंकि v और v भी चेंज हो जाता है, रेशियो सेम होती है लेकिन एक सिंगल क्वांटिटी चेंज होती है वहां पे। क्या बात समझ में आई। सेकंड है, इन व्यूइंग थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास वन यूजुअली पोजीशंस वंस आई
very close to the lens, does angular magnification change if the eye moved back? Yes, क्योंकि जो आई जो आपका tan थीटा आई है, ठीक है, और tan थीटा नॉट है, वो आपके एंगल आई पे ही तो सबटेंड हो रहे हैं। अगर आई ही चेंज हो जाएगा तो आई ही अपनी जगह से चेंज हो जाएगा तो tan थीटा आई और tan थीटा नॉट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। थर्ड है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। What then stops us from using a convex lens of smaller and smaller focal length? अब बहुत ज्यादा छोटी फोकल लेंथ नहीं रख सकते क्योंकि आपको बहुत ज्यादा वैसा लेंस बनाना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको फोकल लेंथ का रिलेशन थोड़ा सा भी याद होगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। जब फोकल लेंथ बहुत छोटी कर दोगे तो बोलने का मतलब कि आपको रेडियस की भी एक्सट्रीम कंडीशंस पे जाना पड़ेगा, तो लेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको रिलेशन थोड़ा सा याद होगा 1/f जो भी है म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है जी, ये हम फोकल लेंथ निकालते थे। नेक्स्ट आता है व्हाई मस्ट बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव शॉर्ट फोकल लेंथ। तो हमने मैग्नीफाइंग पावर निकाली थी d इंटू एल डिवाइड बाई एफ नॉट इंटू एफ ई। तो सिंपल सी बात है, आपकी फोकल लेंथ को कम करना पड़ेगा अगर आपको मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए तो। When viewing through a compound microscope, our eyes should be positioned not on the eyepiece but a short distance away from the best viewing. Why? क्योंकि जब आंख बहुत ही पास लेके जाओगे तो आपकी आंख में कम लाइट जाएगी और दूर लेके जाओगे तो आपको ज्यादा लाइट जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपकी जहां पे आपकी आई होती है, आंख होती है, वहां पे लाइट कुछ ऐसे आ रही होती है, ऐसे कुछ डाइवर्ज जैसे होके आ रही है। जब आंख यहां पे रखोगे तो कम लाइट मिलेगी पोजीशन 1 पे, 2 पे रखोगे तो आपको ज्यादा लाइट मिलेगी, मतलब आपको जो इमेज है वो अच्छे से दिखाई देगी, जो इमेज है वो अच्छे से आपको दिखाई देगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये भी प्योर कैलकुलेशन है, बस मैं यहां पे समझा देता हूं कर कैसे रहे। एन एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्निफिकेशन 30x, टोटल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्निफिकेशन दी है 30x, इज डिजायर्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। हाउ विल यू सेट अप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप? ठीक है जी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये बोला कि लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, टोटल मैग्निफिकेशन होती है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मैग्निफिकेशन ऑफ जो आईपीस होता है इसकी होती है। मैग्निफिकेशन ऑफ, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव की होती है आपकी V/U, है ना, और मैग्निफिकेशन ऑफ E क्या होती है VE की। अगर सिंपल बात करूं, अगर इमेज आपकी कहां पे बन रही है, इमेज की अगर बात करें हम, इमेज आपकी D पे बन रही है तो क्या होती है 1 प्लस डी बाय एफ ई, 1 प्लस डी बाय एफ ई होती है। तो अगर मैं ME को लिखूं, D आपको पता है ME की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस 25 और FE की वैल्यू कितनी है, FE की वैल्यू है फोकल लेंथ 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 6, ME की वैल्यू कितनी आई 6। अगर ME की वैल्यू 6 है, टोटल मैग्निफिकेशन 30 है, तो M0 कितना हो जाएगा 5, तभी तो बना। टोटल मैग्निफिकेशन कितनी है 30, ME की निकाल ली हमने अभी 6, तो M0 की कितनी बनेगी 5। अगर मैं 5 को लिखूं V डिवाइडेड बाई U, यही तो मतलब हुआ V ऑब्जेक्टिव एंड U भी ऑब्जेक्टिव, है ना। जब मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो क्या मैं U और V नॉट निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? मैं V नॉट और U नॉट निकाल सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल रिलेशन आपको होता है 1, यहां से अगर क्या रिलेशन हुआ U V नॉट इज इक्वल टू 5 U नॉट, ये रिलेशन हमने निकाला किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। सिंपल फॉर्मूले में पुट करूंगा 1/f इज इक्वल टू 1/v नॉट माइनस 1/u नॉट। साइन कन्वेंशन लगाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो फोकल लेंथ कितनी है ऑब्जेक्टिव की, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव की आई थिंक 1.25 है, तो 1 डिवाइड बाय 1/25 इज इक्वल टू 1/5 u नॉट माइनस माइनस प्लस u नॉट। तो क्या यहां से u नॉट की वैल्यू निकाल लोगे बेटा? u नॉट की वैल्यू सिंपली आएगी, यहां से सिंपल सोल्व करोगे u नॉट की वैल्यू आएगी माइनस 1.5 सेंटीमीटर
और वी नोट की वैल्यू आएगी 7.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाला रिलेशन लगाया हमने। ठीक है, इसको सोल्व करोगे। और अगर मैं आईपीस को सोल्व करूं तो वहां भी मेरे को यू निकालना आना चाहिए, क्योंकि जो लेंथ होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की या लेंसेज के बीच का डिस्टेंस होता है तो क्या होता है, वी नोट प्लस यूई, जो हमने पहले भी बहुत सारे जो क्वेश्चन किए हैं। तो सिंपल मैं लिखूंगा 1/f, उसकी कितनी है फोकल लेंथ कितनी है 5, ये आईपीस की बात हो रही है। 1/5 इज इक्वल टू वी कितना है, वी हमने डी माना हुआ है, -25 सेंटीमीटर -1/u। तो क्या यहां से यूई आ जाएगा, यूई की वैल्यू आएगी, यहां से सॉल्व करोगे तो यूई की वैल्यू आएगी -4.17 सेंटीमीटर। वी नोट भी आ गया, यू नोट भी। तो दो लेंसेज के बीच का गैप कितना होगा, दो लेंसेज के बीच का गैप होगा, लेंसेज सेपरेशन कितनी होगी, सेपरेशन ये करते आए हमने बहुत बार, वी नोट प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ यूई, दोनों का मैग्नीट्यूड, तो उसका कितना है 7.5 प्लस 4.17, जो भी वैल्यू आएगी आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ये आएगी आपका दो लेंसेज के बीच में जो सेपरेशन है। क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई है? ये बार बार वही चीज किए जा रहे हैं जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में किया, बट यहां पे क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, जब आप एम नोट और एम ई निकाल पाओगे इजीली, तो अब बाकी चीजों में तो ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं, ये तो जस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट है और साथ में साइन कन्वेंशन वाला पार्ट है। क्या आगे बढ़ जाए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे, स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर. What is the magnifying power of the telescope for viewing distant objects when the telescope is in normal condition? When the telescope is in normal adjustment, then the magnifying power is f naught by fe. तो फर्स्ट केस का आंसर कितना आएगा? अगर ए की बात करूं नॉर्मल कंडीशन में एफ नॉट कितना है 140/5. So 140/5 is I think 5 into 2 28. सेकेंड केस में बात करते हैं तो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ तो ऑब्जेक्ट तो बोल सकते हो तो उस टाइम पे मैग्निफिकेशन क्या आएगी? उस टाइम पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी, बी पार्ट में अगर बात करते हो मैग्निफिकेशन की, अगर इन्फिनिटी पे बनती है ठीक है तब तो ए पार्ट उसमें करोगे तो आएगा आपका एफ नोट बाय एफ ई 1 प्लस डी बाय एफ ई. ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी है? एफ नोट है तो 28 हो गया, 1 प्लस डी की वैल्यू 25 और एफ ई की वैल्यू कितनी है? एफ ई की वैल्यू है आपका 5, तो 28 इंटू 6 जो भी आएगा आंसर होगा. क्या मेरी बात समझ में आई है यहां तक? ये है, लेकिन डी में क्यों नहीं लेके चलते हम? क्योंकि वहां पे आंख में पेन होना स्टार्ट हो जाता है. क्या ये हमने पहले पढ़ा हुआ है? ये हमने पहले स्टडी, ये सारी चीजें पहले स्टडी हमने की हुई हैं. ठीक है जी. फॉर अ टेलीस्कोप डिस्क्राइब, पिछला वाला ही, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस? तो दोनों के बीच में गैप कितना होगा? अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कितनी आएगी? एफ ई प्लस एफ नोट. If the telescope is used to view 100-meter tall tower 3 kilometer away, what is the height of the image of the tower formed by the objective lens? What is the height of the final image formed if it is formed at the 25 cm? B part की बात करते हैं हम. B part में the telescope is used to 100-meter tall tower 3 kilometer away. So what is the height of the image of the tower? 100 मीटर टॉल अगर टावर है तो आपको वो कैसे दिखाई देगा, है ना? आपको वो कैसे दिखाई देगा? क्या मेरी बात समझ में आई? तो मैग्निफिकेशन कितनी आई है? मैग्निफिकेशन अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, मैग्निफिकेशन कितनी आई है? थीटा की वैल्यू कितनी होती है? थीटा इज इक्वल टू एच बाई यू, या जो टेन थीटा है, टेन थीटा की एच कितना है 100 और यू कितना है
300 है ना। तो थीटा कितना आया आपका 100/300 कितना हो गया 3000 हो गया आपका 1/30 रेडियन 1/30 रेडियन। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव का। इमेज का कितना होगा h डैश डिवाइड बाय h डैश जो आपकी मतलब मैक्सिमम जो हाइट आपको इमेज की दिखाई दे रही है डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव यही होता है। अब इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों की जो मैग्निफिकेशन है वो सेम है। दोनों कैसा एंगल बना रही हैं, सेम एंगल बना रही है, ऑब्जेक्टिव भी और थीटा आई भी। सो 1/30 इज इक्वल टू h डैश। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितनी है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है कितनी थी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितनी थी उस केस में, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव थी 140 कितनी थी 140। तो बस h डैश की वैल्यू आप निकाल लोगे। हाइट जो इमेज की होगी वो कितनी आएगी 4.7 सेंटीमीटर। कितनी आएगी 4.7 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। और यही जो इमेज है वो आपका आई पीस को दिखाई देगी। आई पीस को अभी दिखाई देगी। तो फाइनल क्या होगा, व्हाट इज द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज। फाइनल इमेज की हाइट कितनी होगी c इज होगा आपका जो भी h डैश इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है ना, मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होगी 1+d/fe। तो यहां पे सिंपल आपका 1, ये कितनी होगी इसकी वैल्यू 6। सो हाइट कितनी दिखाई देगी 6 इंटू 4.7 दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 28.2 सेंटीमीटर आपको फाइनल हाइट दिखाई देगी। क्या बात समझ में आई। ये कहां से रिलेशन आया, द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एंड एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज बोथ आर सेम। क्या बात समझ में आई है मेरी। जो जहां पे इंफिनिटी से आ रही होती है आपका अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो u की जगह क्या होता है, u की जगह वहां पे क्या होता है, मतलब जब हम लोग मतलब रिलेशन अभी निकालते थे तो ठीक है। तो बस सिंपल से हमने थीटा आई, थीटा नॉट और थीटा आई को आपस में कंपेयर किया है और सिंपल आपका आंसर निकाल के दिया है। क्या बात समझ में आई है। वहां पे क्या होता है, जब आपने टेलीस्कोप ऊपर पढ़ा था, जो भी हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे ठीक है, तो वहां पे क्या था कि वहां पे हमने कोई डिस्टेंस पे नहीं माना था, बहुत ही दूर मान लिया था, इन्फिनिटी से वहां पे लाइट आ रही थी। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई है। आगे चलते हैं। द कैसग्रेन टेलीस्कोप जो आपकी बुक में भी डायग्राम है उसी से रिलेटेड ये अभी क्वेश्चन है। उन्होंने बोला ये है कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है जी। लाइट कहां भी मिलेगी जाके तो आपको 2 बार कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, आपको मिरर इक्वेशन लगानी पड़ेगी। यही आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, a Cassegrain telescope uses 2 mirrors as shown. Such a telescope is built with a mirror. इन दोनों के बीच में गैप कितना है, ये वाला गैप और ये वाला गैप जो दिया है, ये दिया है 20 mm। कितना दिया है 20 mm का गैप दिया है जी। इफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लार्जर मिरर मतलब ये वाला कॉनकेव, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, 1 है कॉनकेव और 2 है आपका कॉन्वेक्स। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है 220 mm तो फोकल लेंथ कितनी होगी कॉनकेव के लिए 110, क्योंकि कॉनकेव के लिए हमें पता है फोकल लेंथ इज r/2 और कॉन्वेक्स की कितनी दी है स्मॉल मिरर की, तो इसकी कितनी होगी 70 mm। इसकी कितनी होगी इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी 70 mm। यहां तक सब कुछ समझ में आया। फिर पूछा है this the where will be the final image of an object at infinity। अब u पहले क्या करेंगे, इक्वेशन होती क्या मिरर इक्वेशन, अगर भूल गए हो तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u और साइन कन्वेंशन के साथ। अगर पहले लाइट गिरेगी कॉनकेव पे या फिर ऑब्जेक्टिव मिरर पे तो u तो हो गया इन्फिनिटी, और कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या होती है माइनस, तो -110 इज इक्वल टू 1/v। तो v इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू v की वैल्यू आएगी -110 सेंटीमीटर। v 110 सेंटीमीटर होने का मतलब क्या है, 110 सेंटीमीटर होने का मतलब है कि इस मिरर 1 से 110 सेंटीमीटर दूर क्या बनने वाली है,
इमेज बनने वाली है, कौन सी वाली? पहली, जो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करने वाली है। जब अगर मैं बात करता हूं सेकंड मिरर की, ये तो ऊपर जो हुई फर्स्ट, मतलब इस मिरर से, फर्स्ट मिरर से 110 सेंटीमीटर या 110 सेंटीमीटर दूर बनेगी इमेज, तो वो कॉन्वेक्स से कितना दूर होगी? कॉन्वेक्स और उसके बीच में गैप कितना है? ये सेंटीमीटर नहीं, सॉरी एमएम है, सॉरी एमएम है सारा। तो इमेज कहां बनेगी? अगर 110 है तो कितना दूर बनेगी बेटा? यहां से बनेगी 90 mm। कितनी बनेगी? 90 mm। ठीक है। अब अगर मैं लगाता हूं इन दोनों के बीच में, सेकंड वाले पे लगाता हूं मैं मिरर इक्वेशन, तो 1/f फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लिया? नेगेटिव इसलिए लिया कि जहां से लाइट स्टार्टिंग में जा रहे थे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो फोकल लेंथ कितनी है इसकी? 70 है ना। तो -70 इज इक्वल टू 1/v, v आपको पता नहीं है, एंड -1/90। क्या बात समझ में आई? 9 पॉइंट कौन सा कर रहे हैं? 9.29। सिंपल है। इसको सोल्व किया तो सिंपल आपकी वैल्यू कितनी आई? v की वैल्यू कितनी आई? v की वैल्यू आई आपकी 315 mm। v की वैल्यू कितनी आई? 315 mm। मतलब ये जो कॉनकेव मिरर है, यहां से कितना दूर बनेगी इमेज? ये जो गैप आएगा फाइनल, इसकी वैल्यू आएगी 315 mm। 2 बार मिरर इक्वेशन लगानी आनी चाहिए, एक बार पहले कॉनकेव के लिए और दूसरी आपकी कॉन्वेक्स के लिए। साइन कन्वेंशन के साथ लिखा है, आंसर इजीली मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? आगे चले। अगर आगे आप देखते हो, सेकंड लिखा है, लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर अटैच्ड टू अ गैल्वेनोमीटर कॉइल retraces backwards as shown in fig. A current in the coil produces a deflection of 3.5 degree of the mirror. What is the displacement of the reflected spot of light on a screen? Place this. बस इतना रखना याद यहां पे, मतलब आप इजीली, जो अभी प्लेन मिरर होता है, अगर वो थीटा मूव करता है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो 2 थीटा मूव कर जाती है। ठीक है। अगर ये मूव किया है आपका 3.5 डिग्री, तो ये हो गया 3.5 इंटू 2। बस ये रिलेशन याद रखना, ये अभी डिराइव करना भी इजी होता है अभी प्लेन मिरर के केस में, लेकिन ज्यादा प्लेन मिरर आपके सिलेबस में है नहीं, बोर्ड्स में। क्या होता है? इफ मिरर रोटेट्स by an angle theta, then rotation, or you can say then image rotates by an angle 2 theta। बात समझ में आई? तो ये कितना मूव किया? 7 डिग्री। कितना किया? 7 डिग्री। तो बस सिंपल, आपको पहले क्या था? सीधी आ रही थी इमेज, तो इस पॉइंट पे वापस आई थी जब मिरर सीधा था। अब सिंपल कर सकते हो आप, tan 7 डिग्री, तो इमेज कितना दूर जाएगी? tan 7 डिग्री इज इक्वल टू d डिवाइड बाय 1/0.5। सो d इज इक्वल टू tan 7, वट एवर विज द वैल्यू ऑफ tan 7, वैल्यू ऑफ tan 7 is 0.112। so the answer will be 18.42, I think 18.42 सेंटीमीटर। 18.42 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। बस इतना याद रखना कि ये रिलेशन क्या है, ये जो रिलेशन है ये क्या है, बाकी ज्यादा कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। कि मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मतलब बोल सकते हो कि आपको यहां भी 2 बार ही लगाना है। अब बहुत ही पास है सारे, तो आप सिंपल जो आपने पावर का रिलेशन पढ़ा था उसको कर सकते हो, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। फिगर 9.30 shows an equiconvex lens, ये जो लेंस है ये इक्विकॉन्वेक्स है, of refractive index 1.50 in contact with the liquid layer on the top of a plane mirror. A small needle with its tip on the principal axis is moved along the axis until its inverted image is found at the position of the needle. मतलब ऐसे उसको मूव किया कि इमेज वहीं पे बन जाए। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर लाइट मिरर से टकरा के वापिस आएगी,
लाइट मिरर से टकरा के वापस आएगी तो इमेज जो पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ है, जो पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ है उसी पे बन जाएगी, उसी पे फोकल लेंथ पे, या अगर फोकस पे रखा होगा ऑब्जेक्ट तो वहीं पे इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। अगर मैं फर्स्ट केस लेता हूं व्हेन देयर इज नो वाटर, या यू कैन से व्हेन देयर इज नो लिक्विड। फर्स्ट केस व्हेन देयर इज नो लिक्विड, व्हेन देयर इज नो लिक्विड, तब क्या है, सिर्फ लेंस है, तब क्या है, सिर्फ लेंस है ना। और लेंस की अब जब लेंस है तो वो कितनी दूर है, 30 सेंटीमीटर दूर है, मतलब फोकल लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो मैं लिख सकता हूं 1/30, जो रिलेशन आपने पढ़ा है, म्यू माइनस 1, 1.50 माइनस 1 इक्वी कॉन्वेक्स है तो 1/r, पहले वाले जहां पे टकराएगा उसके लिए r पॉजिटिव, ठीक है, वो लाइट की डायरेक्शन के उसी साइड है, और r2 माइनस माइनस प्लस 1/r। यू विल गेट आफ्टर, इसको सोल्व करोगे तो आएगा, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/30 इज इक्वल टू 0.5 2/r। ओके, सो इसकी वैल्यू आएगी, इसका आएगा 5/10 1/2, सो r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस यहां पे पड़ा है इसका r कितना आ गया, r आ गया 30 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। अब सेकंड केस, अब दोनों साथ में है, दोनों साथ में है, तो दोनों साथ में है तो इमेज कितनी दूर बन रही है। इस जब पानी नहीं था तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ थी आपकी एफ इक्विवेलेंट व्हेन देयर इज नो लिक्विड, एफ इक्विवेलेंट कितनी थी, 30। अब जब आपका लिक्विड है, व्हेन देयर इज अ लिक्विड, जब लिक्विड है, व्हेन लिक्विड इज देयर, लिक्विड, तो इमेज कहां पे बन रही है, 45 पे, तो इमेज 45 पे बन रही है, मतलब फोकल लेंथ कितनी है पूरे सिस्टम की, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 किसकी, जो अभी निकाला, f1 किसकी, लेंस की, और ये लेंस वाटर, जब आपका जो बोल सकते हो कि लेंस वाटर सिस्टम, लेंस वाटर जब पानी आ गया, f1 तो पता है हमें 30 है, इक्विवेलेंट भी पता है, इक्विवेलेंट है 1/45 इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/f2। अब हमारा मेन धर्म है, हमें f2 निकालना है जो पानी आ गया, ठीक है। f2 कैसे निकालोगे, f2 के लिए दूसरा सरफेस क्या है, पहला तो कर्व्ड है, पहला सरफेस क्या है आपका, कर्व्ड है, पहला सरफेस मतलब ये वाला सरफेस, ये वन सरफेस जिसको मान लिया, पहला सरफेस क्या है, कर्व्ड है, और दूसरा क्या है आपका, प्लेन है, तो दूसरे के केस में r क्या होता है, जब सरफेस प्लेन होता है तो उसका r क्या होता है, इनफाइनाइट, उसकी रेडियस क्या होती है, इनफाइनाइट। तो मेरे को f2 निकालना है, f2 कैसे निकालूंगा मैं, म्यू मेरे को पता नहीं है, जो मेरे को निकालना है म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1 1/r1, r1 की वैल्यू कितनी है, -1/30 और -1/इंफिनिटी। ये f2 को और क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू माइनस 1 माइनस डिवाइड बाय 30, क्या यही है। अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को यहां पे पुट करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, f2 को 1/45 1/30 प्लस सॉरी इसको मैं माइनस लिख देता हूं डायरेक्ट, -1 डिवाइड बाय, ये लिखना है, ये 1/f2 होता है ना, 1/f2 की वैल्यू है, f2 की जगह क्या लिखूंगा मैं, f2 की जगह लिखूंगा 1/f2 की जगह म्यू माइनस 1 डिवाइड बाय 30, म्यू माइनस 1 डिवाइड बाय 30, 1/45, एलसीएम दोनों का क्या है, एलसीएम आया 30, सो 1 माइनस म्यू माइनस माइनस प्लस 1, द सिंपल कैलकुलेशन है 1/45 इज इक्वल टू 2 माइनस म्यू डिवाइड बाय 30, एंड 45 30 ऊपर चला गया, तो ये हो गया आपका 2/3 इज इक्वल टू 2 माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू आई यहां से, म्यू इज इक्वल टू 2 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 4/3, अप्रोक्सीमेटली 1.33, मतलब बीच में क्या है, वाटर है, बीच में क्या है, वाटर। तभी मेरे बीच में आ रहा था वो, अभी वाटर दिमाग में आ रहा था, लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट समझो कि यहाँ पे किया क्या। देखने में क्वेश्चन डरावना लग रहा है लेकिन डरावना है नहीं। फर्स्ट केस में हमने क्या किया, पानी को हटा के हमने रेडियस निकाल ली, और दूसरे केस में क्या किया, हमने
पानी डाल के क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है, तो आपको म्यू मिल गया। ठीक है, 2 बार लगाई फिर से इक्वेशन और साइन कन्वेंशन के साथ लगाई। कब आर नेगेटिव लेना है, कब आर पॉजिटिव लेना है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और इंक्रीज होगी जब आप इस एक्सरसाइज को सोल्व करोगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।